हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आ गया हूं आइसोमेरिज्म टॉपिक को। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मैसेज किया था, सर आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर दीजिए, आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर दीजिए। तो ले लो, आज आप लोगों के सामने ये वीडियो आ चुका है आइसोमेरिज्म का। अब यहां से ये पार्ट 1 पार्ट 2 आते रहेगा कंटिन्यूअस। आज यहां से आप लोगों का पार्ट 1 स्टार्ट होने जा रहा है आइसोमेरिज्म का। सबसे पहले देखिए, आइसोमर्स हम लोग कहते किसको है, पहले उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है बहुत ही सिंपल सा, डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी कि आप कह सकते हो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बस वही कह रहा है। डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ध्यान रखोगे, यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कि दो डिफरेंट कंपाउंड होगा, यानी कि स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन फॉर्मूला सेम होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। क्योंकि आइसोमर्स का दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि कोई पूछेगा कि आइसोमर्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है, आप कहोगे डिफरेंट होता है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल ग्रुप में लिख सकते हो बच्चों, ये मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखोगे C2H6 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, एक O है, C2H6O है। और यहां पे आप देखो इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं CH3OCH3। इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल, इसको कहते हैं डाइमिथाइल ईथर या फिर कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये दोनों आप देख सकते हो एक दूसरे का फॉर्मूला तो यहां पे सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आप इसी प्रकार के कंपाउंड को कहते हो आइसोमर्स, और इसको हम लोग यहां पे कहते हैं कि इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। अब यहां पे देखते हैं टाइप्स। आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। यहां पे सबसे पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, बिल्कुल। और दूसरा जो यहां पे दिया हुआ है वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। दो टाइप में पहले डिवाइड किया। उसके बाद स्ट्रक्चरल का ही दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल का ही दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। और फिर इस स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल को हमने 5 टाइप में, टोटल हमने 6 टाइप में डिवाइड किया है। 6 टाइप में सबसे पहले हो गया इसके केस में चेन आइसोमरिज्म, एक हो गया इसके केस में रिंग चेन आइसोमरिज्म, उसके बाद हो गया पोजिशनल आइसोमरिज्म, उसके बाद हो गया फंक्शनल आइसोमरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म, और एक लास्ट में है टोटोमेरिज्म। ये सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल का ये टाइप हो गया चेन, रिंग चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। जो 6 टाइप आपको दिख रहे हो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल का पार्ट है, या उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म को फिर से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक को हम लोग यहां पे कह रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, ये सब एक्सप्लेन करेंगे आप, बस इंतजार करिए थोड़ा सा। और दूसरा यहां पे होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब इस कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इसके केस में ज्योमेट्रिकल, और यहां पे उसके बाद होता है ऑप्टिकल। जो कि ऑप्टिकल आप लोगों को 12th क्लास में दिया हुआ है हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। इसको छोड़ करके जितने भी यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सारे के सारे आपको 11th में ही पढ़ना है, यहीं पे आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने देख लिया कितने प्रकार का आइसोमरिज्म होता है। अब बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं। आइसोमर्स को पहचानने के लिए बस एक छोटी सी बात आप लोगों को देखना है, एटम या ग्रुप का कनेक्टिविटी, बिल्कुल कनेक्टिविटी देखना है। तो पहले आप डेफिनेशन यहां पे लिखिए और इसको देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 आइसोमर्स कैन बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इफ दे डिफर इन कनेक्टिविटी, दे डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप। बच्चों जब 2 आइसोमर्स ऐसा दिया होगा जहां एटम ग्रुप का अटैचमेंट अलग अलग तरीके से होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या फिर उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल ग्रुप में आप लोग देख सकते हो ये दिया हुआ है मेरे को CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग कहते हैं 1 ब्यूटीन, और इसका एक हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप इसके केस में आप देखोगे इसको हम लोग कहते हैं 2 ब्यूटीन। दोनों का फॉर्मूला सेम है C4H8 3 2 5 2 7 1 8, यहां भी 3 3 6
2 8 C4H8 दोनों में है। लेकिन यहां पे देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक साइड है 2 हाइड्रोजन और दूसरी साइड है 1 हाइड्रोजन और 1 इथाइल। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों साइड 1 H 1 मिथाइल, 1 H 1 मिथाइल, ऐसा ही है ना। इसका मतलब यहां पे हम लोग इसके केस में कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। या फिर आप देखो अभी जो आपने लिखा था आइसोमर्स का आपने एग्जाम्पल, ये इथेनॉल दिया हुआ है और इसके केस में आप लोग देखो बच्चों यहां पे डाई मिथाइल ईथर दिया हुआ है। इसमें देखो O के साथ एक साइड हाइड्रोजन है, दूसरी साइड इथाइल है और यहां O के दोनों साइड मिथाइल का कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी सेम हुआ कि डिफरेंट? डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप हुआ तो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। या फिर देखिए आपको ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा है, और इसका एक और बना लेता हूं कनेक्टिविटी को अलग करके, तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। देखिए तो 3 2 5 1 6 यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी 3 3 6 हाइड्रोजन है, यहां भी 1 2 3 कार्बन है, यहां भी 1 2 3 कार्बन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है। तो जहां कहीं भी इस प्रकार से फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिफरेंट होगा कि एटम ग्रुप का कनेक्टिविटी अटैचमेंट अलग अलग तरीके से होगा, डिफरेंट होगा कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप। जैसे कि और भी देख सकते हो बच्चों, ये दिया हुआ है मेरे को CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यहां भी 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है दोनों में। ये दोनों भी एक दूसरे का यहां पे कहला सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। या फिर यहां पे मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को, ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड एक यहां पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। देखो तो दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। यहां भी 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है, यहां भी एक ऑक्सीजन है। लेकिन बच्चों डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप। यहां पे है C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है। तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दोनों स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप डिफरेंट है। या फिर यहां पे आप देखो ऐसा कह सकते हो, ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 एंड इसके केस में O के साथ एक CH3, और यहां पे आप देखोगे तो CH3 CH2 एंड O एंड CH2 एंड CH3। देखो बच्चों दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, ये दोनों का मैं रिलेशन आपको बताने के लिए कह रहा हूं। तो यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी एक O, यहां भी एक O, यहां भी देखोगे 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन, यहां भी 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन। तो दोनों का यहां पे देखोगे C4H10O है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और उस स्ट्रक्चर डिफरेंट होने में कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ एटम ग्रुप अलग अलग है। इसलिए ये सारे के सारे एग्जांपल जो आपको यहां पे लिखा हुआ है, ये सबके सब एक दूसरे का यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है। बातें आपको समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से। अब हम लोग यहां पे देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप हो जाएगा सेम, बट स्पेस में उसका जो अरेंजमेंट होता है एटम ग्रुप का वो हो जाएगा डिफरेंट। आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखना चाहिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 आइसोमर्स कैन बी कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स इफ दे हैव सेम कनेक्टिविटी। आपने अभी तुरंत देखा है वहां पे स्ट्रक्चरल, उसमें क्या था, कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप डिफरेंट था, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि दे हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्पाशियल, मतलब स्पेस में उसका जो अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है, अलग अलग है। डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट बॉन्ड और सेंटर, किसी बॉन्ड के अबाउट या किसी सेंटर के अबाउट स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा। बच्चों जैसे कि आप लोग देखने का कोशिश करो, ये आप लोगों को दिया हुआ है कहीं पे, जैसे कि CH3 है, CH3 है, CH3 और H है। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जब दो सिमिलर एटम ग्रुप सेम साइड आपको दिया हुआ है HH मिथाइल मिथाइल, इसको कहते हैं सिस, तो ये हो गया सिस 2 ब्यूटेन और इसका बना लेता हूं ट्रांस। तो आप इसके केस में देखोगे कि दोनों में एटम ग्रुप का जो अटैचमेंट है वो आपको सेम दिखेगा। इसको अब हम लोग यहां पे जो कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटेन। तो दोनों में देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट, यहां भी मिथाइल H, यहां भी मिथाइल और H, सेम एटम ग्रुप है,
उसके बाद देखो यहां भी मिथाइल और H, यहां भी मिथाइल और H, तो दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट बच्चों अटैचमेंट ऑफ एटम और ग्रुप सेम है ना सेम। उसके बाद अलग क्या है, अलग ये है यहां पे देखोगे सिमिलर एटम ग्रुप सेम साइड है, सिमिलर एटम ग्रुप सेम साइड है। और इसमें देखो इसमें आपको दिखेगा कि सिमिलर एटम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी को कहते हैं स्पाशियल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट हो गया इसलिए कहा जाता है एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स। या फिर आप देखें एक और आपको अलग एग्जांपल देता हूं, ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि मान लीजिए ये दोनों का दोनों जो ब्रोमीन है ये डार्क लाइन पे दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेस। दोनों जब सेम साइड दिया हुआ है बच्चों, इसका नाम होता है सेस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन सेस फॉर्म का। अब इसका हम लोग एक कर देते हैं अपोजिट ओरिएंटेशन, मतलब एक ब्रोमीन को रख देते हैं यहां पे डार्क लाइन पे, बिल्कुल ये ब्रोमीन हो गया डार्क लाइन, एक हो गया इसके केस में ब्रोकन लाइन, इस तरीके से। इसको अब हम लोग कहते हैं ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से यहां पे हम लोग कह सकते हैं सिस्टोब्यूटेन, ट्रांसटोब्यूटेन, सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो दोनों में 1,2 पोजीशन है, यहां भी 1,2 पोजीशन है, तो कनेक्टिविटी सेम हो गया, लेकिन इसमें दोनों ब्रोमीन सेम साइड है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन सेम साइड। यहां पे एक है एबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन, यानी कि एक है डार्क लाइन, एक है ब्रोकन लाइन। तो देखो तो स्पेस में इसका अरेंजमेंट अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों आप देखने का कोशिश करोगे। एक यहां पे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एक यहां पे मिथाइल दिया हुआ है डार्क लाइन पे, एक यहां पे हाइड्रोजन दिया हुआ है ब्रोकन लाइन पे, और इसमें जो एक डबल बॉन्ड दिया है वो राइट साइड में दिया है, इसके रिस्पेक्ट में जहां पे ये मिथाइल और H है उसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में दिया है डबल बॉन्ड। एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनाता हो जहां पे ये जो डार्क लाइन पे दिया हुआ है मिथाइल और ब्रोकन लाइन पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, वो अपनी जगह पे फिक्स है, इसके जगह को परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड के पोजीशन यहां पे जो साइड है उसको, जो यहां पे राइट साइड था उसको कर दिया लेफ्ट साइड में। देखो ना ओरिएंटेशन इसका सेम रहा कि अलग हो गया, अलग हो गया, स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो गया। कैसे, यहां पे इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में राइट साइड में डबल बॉन्ड था, इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में हो गया, यानी कि यहां भी देखो 1/2 पे मिथाइल है, यहां भी देखो 1/2 पे मिथाइल है। तो एटम ग्रुप का अटैचमेंट सब कुछ सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बस अंतर क्या हुआ है, अंतर हुआ है कि यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन एक में है राइट साइड में, एक है लेफ्ट साइड में। आप कहोगे उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट कर दिया वो डिफरेंट कर दिया, आप कहोगे एक दूसरे का यहां पे हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन अगर मान लो बच्चों इसमें डबल बॉन्ड यहां है, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहां कर देता यहां, इसका मतलब हो गया पोजीशन अलग, यानी कि कनेक्टिविटी अलग। तो जब कनेक्टिविटी अलग हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल। पहचानने के लिए देगा तो पहचान लीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन देता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग यहां पे पहचान लीजिएगा। ये ऐसा दिया हुआ है, एक यहां पे ऐसा है कंपाउंड, इसमें एक O है, और इसमें एक ऐसा दिया हुआ है कि यहां पे एक मिथाइल जी है और एक यहां पे हाइड्रोजन जी है, ये है फर्स्ट। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहां पे एक ऑक्सीजन है, फिर यहां पे ये है, बाद बाकी जो जहां दिया हुआ है मिथाइल एक डार्क लाइन पे है और एक जो हाइड्रोजन है वो है ब्रोकन लाइन पे, बिल्कुल यहां पे एक दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोकन लाइन पे, ये हो गया सेकेंड। और एक और यहां पे देता हूं एग्जांपल जिसमें कि ऑक्सीजन है ऊपर की तरफ और यहां पे ये ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि डार्क लाइन पे एक दिया हुआ है मिथाइल और एक ब्रोकन लाइन पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, ये है थर्ड। आपको पहचानने के लिए कह रहा है कि कौन एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स है, पहचानिए तो एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स कौन है। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप सेम, स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग अलग। तो देखो यहां पे भी इसके रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन पे O है और यहां भी बगल वाले कार्बन पे बगल पे एडजेसेंट पोजीशन पे जहां मिथाइल है उसी के एडजेसेंट पोजीशन पे यहां O है, यहां भी जहां मिथाइल है उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन है, जहां मिथाइल है वहां भी ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, लेकिन ये है राइट साइड में O, ये क्या है लेफ्ट साइड में। मतलब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स है, क्योंकि कनेक्टिविटी देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड में ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी मिथाइल का कनेक्टिविटी सब कुछ इक्वल है, सेम है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो है एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स, बिल्कुल स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन आपको पता है क्या
यहां पे जो देखोगे ऑक्सीजन वह है चौथा पोजीशन पे, इस मिथाइल के वाले कार्बन जहां पे मिथाइल है उसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 चौथा पोजीशन पे वो है, यानी कि इसका पोजीशन, इसका कनेक्टिविटी अलग है इस दोनों के रिस्पेक्ट में। हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बिल्कुल यहां पे आप लोग कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकेंड और थर्ड। यहां पे देखोगे तो ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि दोनों का कनेक्टिविटी अलग अलग है। जहां कनेक्टिविटी अलग होगा उसको कहोगे स्ट्रक्चरल, और जहां कनेक्टिविटी सेम होगा उसको आप कहते हो स्टीरियो। बात समझ आ गया ना। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, चेन पोजीशन ये सब बताने से पहले आप लोगों को एक मैं समझाना चाहता हूं IHD वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको IHD निकालने आ जाएगा तो किसी फार्मूला से कितना टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकता है उसको निकालने में आपको हेल्प मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं पहले इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी यानी कि IHD निकालने के लिए आपको एक फार्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही आसान होता है, इसमें से आप लोगों को दिया हुआ है, सबसे पहले इसका नाम हमने लिख दिया है अनसैचुरेशन फैक्टर UF, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। किसी फार्मूला में कितने हाइड्रोजन एटम का डिफिशिएंसी है, कमी है, उसी को IHD कहते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले कह रहा है फॉर हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के लिए UF या IHD के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला हमने लिखा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। बच्चों आप लोग जानते हो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको सिर्फ ये देखना है H2n+2 देखना है। जैसे कि आप सबसे पहले देखें, एक आपको देता हूं C4H10, तो आपको यहां पे निकालना है C4H10 के लिए IHD का वैल्यू या UF का वैल्यू। तो क्या करना होता है, UF का वैल्यू या IHD के वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन यानी कि कितने कार्बन है 4, तो 4 को पुट करो यहां पे n की जगह पे, तो आपको हो जाएगा 4 2 जा 8 + 2 10, यानी कि आप कहोगे 10 होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 कार्बन है तो एल्केन में होना चाहिए 10 हाइड्रोजन, और है भी कितना, तो नंबर ऑफ H एटम इन गिवन फॉर्मूला, गिवन कितना है 10, तो 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि C4H10 का यहां पे कहेंगे कि IHD का वैल्यू 0 है। यहां पे किसी प्रकार का कोई पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है, कोई रिंग नहीं बन सकता है। अब देखिए सेकेंड आपको यहां पे दे रहा है C4H8, इसका अगर हम लोगों को निकालना है IHD का वैल्यू, इसके केस में IHD और अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना है बच्चों। तो आप देखो C4, तो C4 है तो 4 के मुताबिक यहां पे होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में 10 हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे 4 पुट करेंगे 4 2 जा 8 + 2 10, आप कहोगे 10 होना चाहिए, लेकिन है कितना 8, तो नंबर ऑफ H एटम इन गिवन फॉर्मूला 8 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 10 - 8 2 हो गया, और 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि यहां पे हो गया कितना IHD का वैल्यू 1, IHD का वैल्यू C4H8 में हो जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पे दिया हुआ है C4H6, अब देखो तो IHD का वैल्यू, और या फिर हम लोग यहां पे कहते हैं इसको अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू जो होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन यहां पे 4 है तो होना चाहिए इसके केस में 10, है कितना 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि IHD का वैल्यू यहां पे कितना आ गया 2 आ गया। देख रहे हो बब्बू, यहां पे कितने आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बस फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि एक और बता देता हूं, ये दिया हुआ है C3H6, देखिए यहां पे अगर अनसैचुरेशन फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं, IHD का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पे आप जानते हो कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो H2n+2 है तो n की जगह पे पुट कर दो आप जो गिवन कार्बन है, तो ये 3 है तो 3 2 जा 6 + 2 8, यानी कि 8 माइनस नंबर ऑफ H एटम गिवन इन फॉर्मूला, तो दिया हुआ 6 है, डिवाइडेड करो 2 से, तो IHD का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बात खत्म। कितने आसानी से हम लोग IHD का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी का भी, बस आपको जो बताया हमने फॉर्मूला की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2, बस
ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? गुड। अब देखो, अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, सेकेंड केस आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इफ फॉर्मूला हैव मोनोवैलेंट हेट्रोएटम, तब क्या करना होता है? देन replace that atom by हाइड्रोजन एटम एंड अप्लाई एबव फॉर्मूला डायरेक्टली। उसके बाद आपको फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। बच्चों यहां पे करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है C4H9Cl, ऐसा दे दिया ना, तो आपको यहां पे करना क्या है, सो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। C4H8 मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है C4H8Cl, ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो आपको यहां पे करना क्या है कि आपको रिप्लेसमेंट करना है, जितने हेलोजन है उसके बदले में उतने H को जोड़ना है। तो एक यहां पे हम लोगों को माइनस करना है क्लोरीन को, और उसके बदले में आप लोगों को मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है इस तरीके से C4H9 ही ले लेता हूं, तो एक माइनस करोगे क्लोरीन तो बदले में जोड़ना पड़ेगा एक H। बिल्कुल। इफ फॉर्मूला है मोनोवैलेंट हेट्रोएटम देन रिप्लेस दैट एटम बाय हाइड्रोजन एटम, तो बचेगा कितना? C4H10। उसके बाद इसका IHD का वैल्यू निकालोगे तो 10 - 10/2, 0 आ गया ना। तो रिप्लेसमेंट करना है, या फिर आप यहां पे देखो ऐसा दिया हुआ है मेरे को कि C6H5 ब्रोमीन, तो बदले में क्या करना पड़ता है, यहां पे जितने आप ब्रोमीन है उतने आप यहां पे बदले में H को जोड़ना पड़ेगा। यानी एक ब्रोमीन दिया हुआ है बच्चों, एक ब्रोमीन को माइनस करो, बदले में एक H को ऐड करो, इसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो बचेगा कितना? C6H6 बचेगा। अब इसका IHD का वैल्यू आप निकाल दो, तो IHD का वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? C6 है तो आप यहां पे पुट करो इसको CnH2n+2 वाले फॉर्मूला में, तो आप n की जगह पे 6 रखोगे, कितना आएगा? 6 × 2 = 12 + 2, यानी कि यहां पे आ जाएगा 14 माइनस गिवन फॉर्मूला में कितना H है? 6, तो आपको 14 - 6/2, यानी कि 14 - 6 कितना हो गया? 8/2, यानी कि हो गया 4। IHD का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हो। है ना आसान? तो बहुत आसान है। जितने आपको हेलोजन दिया हुआ रहेगा फॉर्मूला में, वो हेलोजन को हटा करके उतने ही नंबर में आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है, और फिर जो आता है उसमें आपको जो एबव हमने फॉर्मूला बताया था, ऊपर जो हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है पीछे, उस फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई कर देना है। फटाक से निकल करके आ जाएगा IHD का वैल्यू कितना होने वाला है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए, अब कहता है कि इफ फॉर्मूला है डाइवैलेंट हेट्रोएटम, अगर जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसा दिया हुआ है, इफ फॉर्मूला है डाइवैलेंट हेट्रोएटम, then ignore that atom and apply above formula directly। डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं आपको देता हूं C3H6O, तो जब भी आपको इस प्रकार की डाइवैलेंट, जिसका वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन खास करके, उसमें आपको इग्नोर करना होता है। और जब मोनोवैलेंट हेट्रोएटम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको जितने हेलोजन को हटाओगे बदले में उतने H को जोड़ना होता है। तो यहां पे इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा? C3H6। अब इसी का आपको निकालना है अनसैचुरेशन फैक्टर, IHD का वैल्यू। तो आप यहां पे क्या करोगे? 3 है, तो 3 जब कार्बन है तो आप एल्केन के फॉर्मूला में पुट करोगे तो H का संख्या होना चाहिए कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कितना? 8 है, कितना? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1। बात खत्म। यहां पे देखो C4H10O ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या करना है? डाइवैलेंट हेट्रोएटम को इग्नोर करना है, ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, और जो बचा यहां पे C4H10, उसके मुताबिक आपको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालना है। तो इसमें कार्बन है 4, तो एल्केन में पुट करेंगे एल्केन के फॉर्मूला पे, तो आएगा यहां पे 10 है, कितना? 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 हो जाएगा C4H10O का यहां पे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी।
क्या मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है ना बात अच्छे तरीके से बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए, अगर फार्मूला के पास ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम होगा तब क्या होगा? तो अब यहां से आपको यही कहा जा रहा है थर्ड में, इफ फार्मूला हैव ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम, तब यहां पे करना क्या होता है बताता हूं। देखो, जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है C6H7N, ऐसा बच्चों इसमें आपको क्या करना होता है कि जितने आपको यहां पे ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम दिया हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, तो जितना आपको वहां पे दिया हुआ है ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम, उतने ही आपको बदले में क्या करना है, हाइड्रोजन को माइनस करना है। तो हेलोजन के बदले, मोनोवैलेंट एटम के बदले आपको हाइड्रोजन को ऐड करना होता था, डाइवेलेंट हेटेरोएटम के बदले कुछ नहीं करना होता है, लेकिन ट्राइवेलेंट हेटेरोएटम के बदले जितने आप निकालोगे नाइट्रोजन को, उतने बदले में H को भी निकालना पड़ेगा। तो बचा क्या? बचा यहां पे C6H6। अब इसका निकालना है आप लोगों को IHD, यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। यहां पे आपको पता है कि 14 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना? 4। हो गया ना आसान। अब देखिए, एक मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किसी फॉर्मूला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी फॉर्मूला से IHD का वैल्यू आ गया 1, इफ IHD इक्वल टू 0, अगर किसी फॉर्मूला से IHD का वैल्यू 0 आ गया, मतलब उस फॉर्मूला से नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा उस फॉर्मूला से। लिख के रख लीजिए, उस फॉर्मूला से एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। जिस फॉर्मूला का IHD का वैल्यू 0 आ गया तो नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग का भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बैलेंस करके आप देख लीजिए, नहीं होगा बैलेंस, तो ना ही पाई बॉन्ड बनेगा, ना ही रिंग बनेगा अगर IHD का वैल्यू 0 आ गया तब। लेकिन अगर कहता है कि इफ IHD या UF का वैल्यू यहां पे आपको 1 आ गया, तब इसके केस में कहोगे 1 पाई बॉन्ड बन सकता है और 1 रिंग बन सकता है, लेकिन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। बच्चों याद रखना, रिंग का मतलब एक IHD का वैल्यू, अब पाई बॉन्ड का मतलब एक IHD का वैल्यू। तो एक रिंग, एक पाई बॉन्ड, तो 2 चाहिए वहां पे IHD का वैल्यू। जब IHD का वैल्यू कम से कम 2 होगा, तभी वहां पे बन सकता है रिंग के अंदर पाई बॉन्ड। अब ओपन चेन में जितना पाई बॉन्ड उतना IHD का वैल्यू यहां पे होता है। अब यहां पे हम लोग कहेंगे कि इफ IHD इक्वल टू 2, तब क्या होता है? तब इसमें बन सकता है 2 पाई बॉन्ड ओपन चेन में। ओपन चेन में 2 पाई बॉन्ड उस फार्मूला से बन सकता है अगर IHD का वैल्यू 2 है तो, और 2 रिंग बन सकता है बिना पाई बॉन्ड का, अलग अलग, 2 अलग अलग साइज का रिंग। और एक और हो सकता है 1 रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड, ऐसा हो सकता है 1 रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड। बच्चों आप यहां पे देखते हो C6H6 हम लोग कहते हैं बेंजीन को, तो C6H6 हम लोग बेंजीन को कहते हैं। इसका IHD वैल्यू कितना आया है? 4। इसका मतलब क्या समझे? बेंजीन में एक रिंग होता है और उस रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड होता है ना, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 IHD और एक रिंग का मतलब 1 IHD। तो बेंजीन के अंदर टोटल कितना IHD हो गया? 4। डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं IHD का वैल्यू। इतना फॉर्मूला हम लोगों को पुट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब। जैसे कि आप लोग यहां पे देखें, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको यहां पे दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, आपको एक लाइन में बताना है कि IHD का वैल्यू कितना होगा, तो एक लाइन बता सकते हो। एक IHD रिंग का, एक IHD पाई बॉन्ड का कितना हो गया? 2 IHD हो गया। खटाक से निकाल के आप देख सकते हैं। या फिर हम लोगों को दिया हुआ है कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 एंड CH3, आप देखो तो IHD का वैल्यू यहां पे कितना होगा? ये ओपन चेन है, तो ओपन चेन में आप कहते हो कि जितना पाई बॉन्ड उतना IHD। यहां पे पाई बॉन्ड 1 है, मतलब IHD का वैल्यू कितना होगा? 1। आपने निकाला भी है पीछे, आप देखोगे ये है C4H8 3 to 5 to 7 1 8। C4H8 का कितना निकला था? 1। यहां 1 पाई बॉन्ड है, 1 IHD। या फिर आप देखो ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 एंड CH3, यहां पे ओपन चेन है, कितना पाई बॉन्ड है? 2। जितना पाई बॉन्ड ओपन चेन में होगा उतना IHD होगा, तो आप कहोगे यहां पे IHD का वैल्यू हो जाएगा 2। आपने निकाला भी है पीछे, देख लो आप हाइड्रोकार्बन वाले में, आप देखा था यहां पे 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, तो C4H6 का IHD का वैल्यू कितना आया था?
2 आया था। इस तरीके से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। या फिर देखो बच्चों, एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये है इसके केस में रिंग, और फिर इसमें एक ऐसा है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे ये है। आप बताओ इसके केस में IHD का वैल्यू कितना होगा? अगर आप निकाल लेते हो पहले, मेरे बताने से पहले आप ईमानदारी से निकाल लेते हो, कमेंट जरूर करो। बताओ यहाँ पे IHD का वैल्यू आपको कितना निकल करके आ रहा है? मेरे बताने से पहले आप लोग निकाल लेते हो, कमेंट जरूर करना। आप देखो बच्चों, इस कंपाउंड में कितना रिंग है? इस कंपाउंड के अंदर 2 रिंग है। एक रिंग ये है और ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। ये रिंग अलग है साइज का, देख सकते हो, एक अलग रिंग, एक अलग रिंग, 2 रिंग। तो जितना रिंग उतना IHD, तो 2 IHD हो गया 2 रिंग का, और जितना पाई बॉन्ड उतना IHD। तो 1 2 3 4 5 IHD हो गया सिर्फ पाई बॉन्ड वाला, और 2 IHD हो गया इसके केस में रिंग वाला। यानी कि इसके केस में हम लोग कहेंगे IHD का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे IHD का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? कुछ आ गया ना? वेरी गुड। इसी तरीके से मान लीजिए कि एक देता हूं आपको C6H5NOBrCl, ऐसा दिया हुआ है। C6H5NOBrCl का पूछता है IHD का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों, आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि जितना नाइट्रोजन है बदले में उतना H को माइनस करेंगे। तो नाइट्रोजन के बदले माइनस करना है तो एक कम हो जाएगा 4। उसके बाद ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। उसके बाद ब्रोमीन एक माइनस करेंगे तो एक H को ऐड करना है, और फिर एक क्लोरीन को माइनस करेंगे तो एक H को ऐड करना है। मतलब आप देख सकते हो, जब नाइट्रोजन के बदले माइनस किया तो हो गया C6H4, और ब्रोमीन और क्लोरीन के बदले 2 H को ऐड किया तो फिर से हो गया C6H6, यानी कि ओवरऑल यहां पे C6H6। और आपने देखा है IHD का वैल्यू यहां पे कितना होता है? IHD का वैल्यू C6H6 का होता है 4। आपने देखा हुआ है, इसको देख करके ही बता सकते हैं कि IHD का वैल्यू बेंजीन में कितना होगा। यहां पे आप लोग देखो, ये है बेंजीन। तो एक रिंग का मतलब एक IHD का वैल्यू, और जितना पाई बॉन्ड उतना IHD। आप यहां पे कहोगे IHD या फिर UF का वैल्यू यहां पे जो होने वाला है वो होने वाला है 4। इस तरीके से हम लोग IHD का वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। कहीं पे भी आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख करके निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना? यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना IHD? अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान है बच्चों। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है चेन आइसोमेरिज्म में? कि चेन आइसोमर्स आर दोज व्हिच डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर पेरेंट चेन। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ही, कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट तो होगा ही, बस वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। तो वही कह रहा है इसके केस में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो CH3 CH2 एंड CH3, इसको हम लोग यहां पे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब इस नॉर्मल ब्यूटेन का हम लोग चाहते हैं कि चेन आइसोमर्स बना दें। तो चेन आइसोमर्स बनाने के लिए यहां पे देखोगे तो टोटल 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन घटा देंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। और इस यहां पे आपको 4 कार्बन ही है, इसके केस में ऐसा बनेगा। इसको अब हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन। बिल्कुल, इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखोगे, यहां पे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे का है चेन आइसोमर्स। यहां पे 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। उसी प्रकार से एक और बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जो हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है। एक तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। अगर इसका मेरे को बनाना है चेन आइसोमर्स, तो जो आप देख सकते हो यहां पे पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, इसको घटा देते हैं। तो घटाने के लिए यहां पे CH3 CH के साथ CH3 और CH2 के साथ CH3, इसको अब हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। कितना आसान है, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया ना। तो यहां पे 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहां पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, और इससे का एक और बना सकते हैं। जो 4 कार्बन का पेरेंट चेन है ना बच्चों, इसको 3 कार्बन का कर देते हैं, घटा देते हैं इसको। तो ये जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में CH3 एंड CH3,
एंड CH3। इसमें टोटल आप देख सकते हो पैरेंट चेन में कार्बन का संख्या 3 है और इसको यहां पे अब जो कहा जाता है इसका नाम होता है नियोपेंटेन। बिल्कुल, तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन ये सारे के सारे एक दूसरे का चेन आइसोमर्स होते हैं। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मोहन, आप यहां पे देखो ये जो दिया हुआ है 4 कार्बन का पैरेंट चेन, इसको यहां पे कहा जाता है 1 ब्यूटेन। ओके, 1 ब्यूटेन कहते हैं या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है अल्फा ब्यूटाइलिन या अल्फा ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका हम लोग चेन आइसोमर्स बनाते हैं। तो जो 4 कार्बन का पैरेंट चेन है उसको यहां पे हम लोग 3 कार्बन का कर देते हैं, एक कार्बन घटा देते हैं। इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम में लिखेंगे बच्चों। तो आईयूपीएसी नेम में नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। या फिर इसी को यहां पे कॉमन नेम में जो कहा जाता है इसको कहा जाता है आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। तो देख लीजिए, आइसोब्यूटाइलिन या फिर इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन इसी को कहा जा सकता है। देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन डिफरेंट है। तो जब भी कभी दो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है कुछ इस तरीके से कि वहां पे कनेक्टिविटी तो अलग है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन भी अलग है, उसको कहा जाता है एक दूसरे का यहां पे चेन आइसोमर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और आपको बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं। 4 में ये ऐसा दिया हुआ है CH3, CH2 एंड CH2 के साथ OH। आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 4 है। इसको कहा जाता है अब नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। बिल्कुल, इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका हमको बनाना है चेन आइसोमर्स। तो जो यहां पे 4 कार्बन का पैरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम घटाना पड़ेगा। और जब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम घटा दोगे बच्चों तो अब आप देखोगे यहां पे जो बना उसका नाम क्या होता है। एक तो कहोगे 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। बिल्कुल, इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो देख सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन डिफरेंट हो रहा है। तो जहां कहीं भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, और भी एग्जांपल बता सकता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि ये दिया हुआ है CH3, CH2, COOH। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड। यहां पे देखो ना कॉमन नेम ये सब लिख रहा हूं। ब्यूटानोइक एसिड हो गया आईयूपीएसी नेम ब्यूटानोइक एसिड, और ब्यूटायरिक एसिड हो गया इसका कॉमन नेम, और ब्यूटानोइक एसिड हो गया आईयूपीएसी नेम, ब्यूटानोइक एसिड हो गया आईयूपीएसी नेम, और ब्यूटायरिक एसिड हो गया इसका कॉमन नेम। इसके बाद इसका बनाते हैं चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स यहां पे कुछ ऐसा होगा CH3, उसके बाद CH के साथ यहां पे CH3 और COOH। इसको कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, या फिर इसी को यहां पे कहा जाता है आइसोब्यूटायरिक एसिड। बिल्कुल, इसी को कहा जाता है आइसोब्यूटायरिक एसिड। आप देखो यहां पे 4 कार्बन का पैरेंट चेन था और यहां पे हो गया इसके केस में 3 कार्बन का पैरेंट चेन। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ रही होगी कि इसमें कहने का क्या मतलब हुआ, मेरा समझ में आ रहा है ना। पहले तो मैं सबका बेसिक कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद एक मिक्स करके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बिल्कुल। अब यहां से हम लोग देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स का मतलब हो गया बच्चों, एक ही फॉर्मूला से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, और एक होगा उसमें ओपन चेन और एक होगा रिंग। देखिए, या फिर एक और होता है डिफिनेशन कि सारे के सारे रिंग होंगे लेकिन रिंग का साइज अलग अलग होगा एक ही फॉर्मूला से। देखो सबसे पहले एक आपको कहा जा रहा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमर्स, one having an open chain structures and the other having ring structures are called ring chain isomers। या दूसरा कह रहा है कि 2 आइसोमर्स each having a cyclic structure, सारे के सारे रिंग हैं but differing in the distribution of carbon atoms between the side chain, जो इसके साथ साइड चेन होगा, and the ring are also called ring chain isomerism। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देखने की कोशिश करोगे, सबसे पहले एक ही फॉर्मूला से बना हुआ एक ऐसा दिया हुआ है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हम लोग कहते हैं कि
रिंग चेन आइसोमरिज्म होने के लिए आईएचडी का वैल्यू कम से कम 1 होना नेसेसरी है। जब तक आईएचडी का वैल्यू कम से कम 1 नहीं होगा वहां रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, रिंग चेन आइसोमरिज्म होगा ही नहीं। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है और इसका एक स्ट्रक्चर ये ले लो, अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 3 कार्बन, दोनों में 3 + 2 + 1 5 हाइड्रोजन, तो दोनों का फॉर्मूला यहां पे बिल्कुल सेम है। या फिर आप देखें एक यहां पे दिया हुआ है 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, कोई भी ले सकता हूं मैं, और इसका एक बना देता हूं रिंग, ये हो गया इसके केस में साइक्लोब्यूटेन। देखो ना 3 to 5 3 to 5 to 7 1 8 हाइड्रोजन, यहां भी 2 to 4 to 6 to 8। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन, या फिर कह सकते हैं प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे का हो गया यहां पे रिंग चेन आइसोमरिज्म। अभी भी रुक जाइए थोड़ा सा, अभी कुछ एग्जांपल और मैं बताऊंगा, उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पे रखूंगा और फिर अगले लेक्चर में इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लेकर के आऊंगा। उसके बाद देखो थर्ड यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड में आप लोगों को ऐसा दे सकता हूं जिसमें कि CH3 है, CH2 है और C111CH, एंड यहां पे ले सकता हूं इसके केस में साइक्लोब्यूटेन। अरे ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर्स है, एक रिंग एक चैन, रिंग चैन हो तो गया। यहां भी 3 + 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यहां भी 2 to 4 5 1 6 हाइड्रोजन, दोनों में देख सकते हो। या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप देखो एक है साइक्लोब्यूटेन, अब इसका एक ऐसा भी बना सकते हो, ये यहां पे रख सकते हो आप इसके केस में मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मैंने कहा ना कि अगर सारे के सारे रिंग है लेकिन रिंग का साइज अलग अलग है, एक ही फॉर्मूला से दोनों बना हुआ है, दोनों में काउंट करके देख लो, नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, जिसमें एक है 4 मेंबर रिंग एक है 3 मेंबर रिंग। तो आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे का कहलाता है रिंग चेन आइसोमर्स, बिल्कुल कहलाता है रिंग चेन आइसोमर्स। या फिर आप ऐसा देखें एक इधर दिया हुआ है 6 कार्बन का रिंग, 1 कार्बन का साइड चेन, उसके बाद देखिए इसको छोटा कर देते हैं, रिंग को कर देते हैं 5 कार्बन, तो रिंग को अगर 5 कार्बन कर दिया, 6 से 5 कर दिया, तो यहां एक बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। टोटल यहां पे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को बैलेंस रखने के लिए अगर इसको कर दिया 5 तो इसको करना पड़ेगा 2, ऐसा हो गया। या फिर इसका एक और बन सकता है रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग को कर दीजिए 4, तो यहां पे एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे बढ़ा दीजिएगा 1 2 3 और इधर 4, टोटल हो गया कितना 7, बैलेंस हो गया। या फिर देखिए एक और कार्बन कम कर सकता हूं, तो एक कार्बन और कम कर दीजिएगा, ये 4 से हो जाएगा 3 और यहां पे कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहां पे हो जाएगा इसके केस में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये सारे के सारे देखो बच्चों सभी का फॉर्मूला एक ही होगा, काउंट करके आप लोग देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सबका सेम होने वाला है। आप कहोगे सभी का फॉर्मूला सेम है और सबके सब रिंग है, लेकिन रिंग और साइड चेन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है। तो बच्चों यहां पे रिंग चेन आइसोमरिज्म के केस में ध्यान रखोगे, जहां कहीं भी आप लोगों को एक होगा ओपन चेन एक होगा रिंग, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, उसको कहते हैं हम लोग रिंग चेन आइसोमरिज्म या रिंग चेन आइसोमर्स, और उस फेनोमेना को कहते हैं रिंग चेन आइसोमरिज्म। और ऐसा भी कह सकते हैं कि सारे के सारे रिंग हैं लेकिन रिंग का साइज अलग अलग है, उसको भी कहते हैं एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर्स। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, आप लोगों ने समझा। अगले क्लास में आप लोगों को इसके आगे मैं पोजिशनल फंक्शनल ये सब लेकर के आऊंगा, तब तक आप यहां तक रिवीजन करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं अपने मॉड्यूल से, जो भी बुक होगा आपके पास बना सकते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहें, जितना हो सके उतना आप अभी से ही ऑनेस्टली कोशिश करते रहें, बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।